एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। मैदाने जंग में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास पर उत्तर प्रदेश के करीब 40 बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम भी माना जा रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ आगामी यूपी चुनाव और उत्तराखंड चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि संसद के जारी शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ ये चौथी बैठक होगी। उन्होंने बताया कि अब तक मोदी पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिणी राज्यों और मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के करीब 40 बीजेपी सांसदों के साथ बैठक लगभग तय है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू भी हो सकती है और प्रदेश के बाकी सांसदों के साथ बाद में बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल हाल ही में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन भी किया था और इसके साथ ही उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक भी की थी। अब यूपी के आगामी चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है और उसके लिए वरिष्ठ नेता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में बीजेपी को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों से यूपी में कई बार दौरे कर चुके हैं और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसमें माना जा रहा है कि दोनों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। अब गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज लखनऊ में सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली भी आयोजित की जा रही है, जिसमें बीजेपी और निषाद पार्टी की ये संयुक्त रैली शुक्रवार को यानी आज दोपहर 1 बजे रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मैदान जंग में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब चुनावी जंग में उतर आए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ वरुण पुरोहित जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता मौजूद हैं और आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अवस्थी साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ में है, चुनावी रैली वो करेंगे, निषाद पार्टी के साथ संयुक्त रूप से ये रैली की जा रही है। तमाम जो चीजें हैं वो सीधे तौर पर दिखा रही हैं कि अब बीजेपी पूरे तरीके से सक्रिय है चुनावों के लिए। क्या कुछ कहेंगे? मेरे को कहना है ना इसमें? जी बिल्कुल। हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहता है। जैसे सैनिक होते हैं ना, हमेशा बिल्कुल तैयार हैं, सीमा के ऊपर खड़े रहते हैं कि जैसे ही कोई आतंकवादी आ जाए या कोई विदेशी आ जाए तो वो उनको तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अपना सामान निकालना, बेल्ट लेना, वो अपनी बंदूक लेके तैयार रहते हैं। इसी तरीके के भारतीय जनता पार्टी के जितने कैडर है, जिसको हम आरएसएस कैडर भी कह सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का कैडर कह सकते हैं, या हमारा परिवार का जो कैडर है वो तैयार रहता है। और वो बहुत बड़ा कैडर है। 12-13 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सदस्य हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग हर लेवल पे काम करते हैं। यदि हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो बूथ पर बूथ अध्यक्ष है या पन्ना प्रमुख है और देश का प्रधानमंत्री भी हमारा कार्यकर्ता है, वो भी उतनी ही मेहनत से काम करता है। ये आपने विगत समय पे देखा हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव है, चाहे यूपी का चुनाव हो या कहीं और का चुनाव हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं। आज भी पीएम ने सांसदों को बुलाया है और उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं, उनका क्या रोल रहने वाला है, ये सब चीजों का चर्चा है। हमारी आंतरिक बैठक है और कुछ और चीजें, उसमें कार्यकर्ताओं को एक बड़ी स्फूर्ति आती है, फिर से नए तरीके से खड़े हो जाते हैं। और हमारे देश के ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री यदि किसी को संबोधित करें, किसी से बैठक लें और साथ में यदि चाय और नाश्ता भी हो तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, वरुण पुरोहित जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी दिख रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों में? बात उत्तराखंड की भी करेंगे क्योंकि आज जो बैठक होने जा रही है वो यूपी और उत्तराखंड दोनों ही चुनावों के मद्देनजर है। मुस्कान जी आपने और अवस्थी जी ने दोनों ने आंसर दे दिया। जब आप एक
एक प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट इतना करना चाहते हैं, इसका मतलब योगी जी फेल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी की रैलियां देख देख करके आज योगी जी, प्रधानमंत्री जी के समझ में आया योगी जी के भरोसे चुनाव नहीं जीता शासन। उपचुनाव के हाल ही में जो नतीजा है, हिमाचल प्रदेश से इनके अध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां इनका राजस्थान तो चलो कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके मंत्री अनुराग ठाकुर, कई नेता इनके वहां से आते हैं। वहां जब इनकी हार हुई तो प्रधानमंत्री जी की समझ में आ गया कि मैं कमान हाथ में नहीं लूंगा, तो जिस भारतीय जनता पार्टी जो है जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में सब राज्यों से साफ होती चली जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी साफ हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी तो प्रधानमंत्री जी खुद की कुर्सी हिलने लग जाएगी। जिसकी खुद की कुर्सी हिलने लग जाती है उसको सबसे ज्यादा चिंता रहती है। आप ये देखिए, सबसे छोटा आवाज कट रही है देश के अंदर वो है महंगाई और रोटी रोटी। ठीक है, मैं चाहूंगी मेरी टीम से वो आवाज को क्लियर करें अवस्थी साहब। जी पुरोहित जी। वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। इतने भयाक्रांत हुए उपचुनाव के रिजल्ट से कि इन्होंने फटाफट कृषि बिल रोल बैक किए, बाकी सब रोल बैक करने के लिए तैयार हो रखे हैं। इसी से ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी के भरोसे हम चुनाव नहीं जीत सकते। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपने 3-4 दिन पहले आप लोगों ने भी दिखाया था, धारा 144 लगा दी लखनऊ के अंदर। कैसे कर रहे हैं, धारा 144 लगा दी, क्या हटा ली, क्या लगी हुई में कर रहे हैं उसको? ये चीज आप इनसे क्लियर करिए। अवस्थी जी वैसे बहुत रिफाइंड मनुष्य भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। इनकी एक बात से बड़ा अच्छा लगा आज इन्होंने माना सारे अनुवांशिक संगठन जो इनके हैं वो एक ही परिवार है, और वो कैडर बेस्ड पार्टी आरएसएस को भी इन्होंने माना। पिछले कुछ अरसे पहले तक क्या था कि आरएसएस हम अलग है, भाजपा अलग है, कुछ नेता इनके कहा करते थे, जबकि सच्चाई यही है सारे अनुवांशिक संगठन एक ही परिवार है, जनता भी जानती है। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही प्रवक्ता सब पार्टियों में ऐसे नेता होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोग राज्यसभा लोकसभा में जाए तो ये जो डिफरेंस ऑफ पॉलिटिक्स या ये ओपिनियन हो जाती है उसको बहुत ढंग से उठा सकते। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास में आना चाहूंगी। सबसे पहले चुनावों पर, आगामी चुनावों में आप क्या कुछ समीकरण देख रहे हैं वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। देखिए मुस्कान, उत्तराखंड में अभी तक का इतिहास रहा है कि सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती है। और उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार थी, एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस की ही सरकार थी, क्यों कांग्रेस के जो एमएलए थे या जो कांग्रेस के नेता थे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और चुने गए और सरकार में शामिल हुए। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति, तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। तो पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती है, अगर दोबारा रिपीट करनी है तो वहां मुख्यमंत्रियों का बदलना, अलग अलग गुट अपने अपने आप को मजबूत कर रहे हों, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती पार्टी के सामने होती है। लेकिन बीजेपी जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ती है और जो मजबूत संगठन का ढांचा है उसका, तो उन सब से वो ये उम्मीद करती है कि हम इन सब पर विजय पाएंगे और शायद सत्ता में वापसी करेंगे। जबकि मैंने कहा परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में मुस्कान आप देखेंगे किसान नाराज है, जाट नाराज है, मुस्लिम वोट नहीं करेगा। अब बचता क्या है आपके पास? ये बात अलग है कि मुस्लिम वोट नहीं करेगा, आपका जाट वोट नहीं करेगा, किसान वोट नहीं करेगा, फिर बचता क्या है? यादव है, यादव वोट नहीं करेगा, यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। ऐसे में आप देखेंगे काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन था उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने अपना एक औरा जो पेश किया, तो वो हिंदुत्व की तरफ इलेक्शन को ले जाने की कोशिश होगी। क्यों जिस तरह से किसानों की हत्याएं हुई हैं, विपक्ष उनके मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बना रहा है, सरकार झुक नहीं रही है। तो देखिए मैसेज तो जाता है जनता के बीच में, जो एक छवि है और जो मैसेज है वो बड़ा साफ है।
और इसीलिए अखिलेश की सभाओं में भीड़ आना, और फिर एम भाई जो फैक्टर है मुस्लिम यादव, जिससे सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं समाजवादी के फेवर में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उपाध्याय साहब ये भी कहा जा सकता है, देखिए यादव समाजवादी पार्टी के साथ है, मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिमी यूपी में देखें जहां पर जाट का और किसानों का ज्यादा दबदबा है, वहां से भी बीजेपी को ज्यादा मुनाफा फायदा नहीं नजर आ रहा है वोटों में। इसीलिए ओबीसी आरक्षण बिल का मुद्दा यहाँ पर उठता है। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रखते हैं, इसीलिए उनको साधने के लिए यह बिल लाया गया था। देखिए बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है। अनुपूरक बजट आया है अभी, उसमें भी बहुत सारे उम्मीद की किरण जनता को दिखाई गई है। तो देखिए ये जनता की अदालत है। जो भी सत्ताधारी दल है वो अपनी पूरी कोशिश करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसी कड़ी में आज सांसदों से मिल रहे हैं, और वो उनको कोई ना कोई मंत्र देंगे, कोई ना कोई सलाह मशवरा देंगे कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और जनता के बीच में ये बताइए। आपने देखा होगा राशन का था, गरीब आदमियों के लिए उसको बढ़ाया गया है, दोगुना किया गया है। तो जो भी लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं या जो भी हम जनता को दे सकते हैं वो लगातार पार्टियां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है ये उपाध्याय साहब, बहुत सही बात है। पश्चिमी यूपी की बात कर लेते हैं, किस तरीके से देखिए एक्सप्रेसवे फिलहाल दिया गया और किस तरीके से पश्चिमी यूपी को जो पूरे तरीके से साधने के लिए लोक लुभावन प्रयास किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, बार बार वहां पर दौरे कर रहे हैं, तरह तरह की घोषणाएं, ये तमाम बातें एक बार फिर से उठती हैं अवस्थी साहब की आखिर चुनावों के मद्देनजर ही क्यों ये सब चीजें? देखो मैं दोनों जवाब दूंगा, वरुण पुरोहित जी का भी और उपाध्याय जी का भी। वरुण जी ने कहा कि शुभेंदु जी ने मान लिया कि सभी संगठन एक ही हैं भाजपा के अलग अलग नामों से। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सूर्य है और बाकी जितने संगठन हैं वो सब ग्रह हैं, और सूर्य के जिस तरीके से सभी ग्रह सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही संघ की विचारधारा से हमारे जितने भी आनुवंशिक संगठन हैं वो ग्रहों की तरह उसके चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए ये परिकल्पना हम आपको भी बताना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं। जी जी और उपाध्याय जी ने जो समीकरण बताए, पहले मैं उत्तर प्रदेश का जवाब दूंगा फिर उत्तराखंड का जवाब दूंगा। यदि उत्तर प्रदेश में सपा ने जयंत चौधरी के साथ टाई अप किया है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट है वो दो भागों में बटा हुआ है। उपाध्याय जी को बता देता हूं, एक जाट वो है जो चरण सिंह के लड़के अजीत सिंह और उसके बाद जयंत चौधरी के से जुड़ा हुआ है, और दूसरा टिकैत से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों में आपस में नहीं बनती है। तो जाट में भी वोटों में बंटवारा है। दूसरा 2013 का, तो जयंत चौधरी वाला तो गया ना सर सपा के पास? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं पूरी बात आप समझ लो। तो जयंत चौधरी यदि सपा के साथ जाते हैं तो जाटों का जो टिकैत का एक वर्ग है वो सपा में नहीं जाएगा। दूसरी बात मैं यहां बताऊंगा, 2013 का जब जाटों का और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दंगा हुआ और उस समय पर जाटों ने यह कसम खाई थी कि हम अपने क्षेत्रों में मुसलमानों को नहीं रहने देंगे, और मुसलमानों ने यह कसम खाई थी कि हम जाटों के क्षेत्रों में नहीं रहेंगे। अब ये दोनों चीजें जयंत चौधरी के साथ सपा में वो जाट वोट नहीं जाएगा, वो मुसलमान वोट नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जिधर जाट जाएगा वहां वोट नहीं देंगे मुसलमान, और जिधर मुसलमान वोट देंगे उधर जाट वोट नहीं देंगे। और ये जातिगत समीकरण पे जैसा उपाध्याय जी ने बताया था, जनता सोचती ही नहीं है। देखिए पिछले चुनाव में सपा और बसपा का, बुआ और बबुआ का एक गठबंधन हुआ, और ऊपर गठबंधन हुआ, नीचे 1% भी वोट में फर्क नहीं आया, कम हो गए, क्योंकि सपा के अगर अवस्थी साहब अगर जातीय समीकरण के बारे में जनता सोचती ही नहीं है तो क्यों फिर अभी हाल ही में जब कैबिनेट फेरबदल हुआ था, मोदी कैबिनेट विस्तार हुआ था, उस समय पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में जातियों को साधा गया था, ये आपको भी पता है। देखिए मैं इसी पे आपको जवाब दे रहा हूं। जो दो संगठन सपा और बसपा जिंदगी भर आपस में लड़ते रहे, उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या बचाने के लिए
ऊपर तो दोस्ती कर ली पर नीचे कार्यकर्ताओं में मित्रता नहीं हुई। जो सालों साल आपस में लड़ते रहे, मोहल्ले में झगड़ा करते रहे, उन्होंने वो न्यूट्रल होकर बैठ गए या उन्होंने भाजपा को वोट दिया। मैं आज ये भी कह रहा हूं कि जनता इन सबसे ऊपर देखती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विकास किस तरीके से हुआ ये जनता देख रही है, लेकिन विकास की बात करेगा कौन? विकास होना भी तो चाहिए ना। आप चुनावों के मद्देनजर आप इतना विकास कर दे रहे हैं। आपने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पूरे तरीके से चुनावों के मद्देनजर हुआ। अभी जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ वो चुनावों के मद्देनजर हुआ। अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, वो ठीक है, वो पहले से बन रहा है, लेकिन धर्म की राजनीति में लगातार बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं। आपको मैं यही कहना चाहता हूँ जी, 1991 से लेके ये सब बातें हमारे चुनावों के मैनिफेस्टो में रही हैं। ये मैंने कोई आज नहीं ले आया। हम धार्मिक आस्था के ऊपर और हिंदू धार्मिक आस्था के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदू धार्मिक आस्था, हिंदू अवस्थी साहब, हिंदू धार्मिक आस्था के ऊपर अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर सेक्युलर क्यों हुआ हमारा भारत? ये दोनों, ये तमाम चीजें हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी, इसका जवाब लूंगी मैं आपसे। मैं वरुण जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। खुद जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, वो वहां पर लगातार मौजूद हैं। बार बार वो अपने दौरे कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब ये देखिए कि सिर्फ महिलाओं को साधने का कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने जिस तरीके से नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा दिया उन्होंने। महिलाओं से बार बार संवाद वो कर रही हैं और महिलाओं को ही वहां पर साधने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को साधने से क्या आप जीत पाएंगे सत्ता? मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं जनरल बातें, यूनिवर्सल बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के बगैर चुनाव नहीं लड़ सकती, चाहे एक राज्य का हो, चाहे बड़े राज्य का हो, चाहे लोकसभा का चुनाव। ये इस चुनाव से, इनकी रैलियों से, मीटिंगों से ये कोई बात नहीं हुई। देखिए वो पुरोहित जी स्टार प्रचारक आप भी समझते हैं। सुनिए, स्टार प्रचारक पुरोहित जी आप भी समझते हैं। नहीं तो एक मोदी जी को आप माइनस करके चुनाव जीत के बता दो। अरे तो आप राहुल गांधी को माइनस करके चुनाव जीत जाएंगे? पुरोहित जी, आप राहुल गांधी को छोड़कर चुनाव जीतेंगे? पुरोहित जी, राहुल गांधी को मैनेज करो, जीतोगे शायद। लगाते हैं गांधी परिवार, हम तो मानते हैं गांधी परिवार में कांग्रेस कुछ नहीं है, हम तो खुद मानते हैं। माइनस गांधी परिवार आजादी के बाद से नहीं है कांग्रेस। आप कैसी बात करते हो? हम तो मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब आप कह रहे हो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनको आप कभी हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में ले जाते हो, कभी उत्तर प्रदेश में ले जाते हो। आप 4.5 साल से योगी जी क्या कर रहे थे? अब कह रहे हो सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। ऐसी रैली 4.5 साल से अधिकार नहीं दे पाए थे क्या? तो दोबारा सरकार बना के अधिकार पाएंगे? काशी विश्वनाथ और अयोध्या के नाम से चुनाव लड़ोगे क्या? आप विकास का नाम लेते, मंदिर तो आपको जब प्रधानमंत्री जी बना ही रहे कॉरिडोर, तो कॉरिडोर के नाम से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? बंगाल की बात अभी इन्होंने की, बंगाल में मोदी जी को लाने के बाद भी ममता जी जीती। ये पूरा एक यूनिवर्सल जनरल एक फैक्ट हो गया कि मोदी जी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी। अब आप मेरी कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी ने 32 साल बाद कांग्रेस के अंदर जान फूंकी है उत्तर प्रदेश में। मैं कभी भी किसी चीज को, फैक्ट को हम मानते, ये नहीं कहते, इनकी जैसे मना नहीं करते। कांग्रेस 32 साल से पूर्ण रूप से कमजोर थी उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी की रैलीज हो रही है, लाखों आदमी आ रहे हैं, उन्होंने इसको पार्टी में जान फूंकी है 32 साल में। अब परिणाम क्या आएंगे ये रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। अब आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनरल बात एक और मैं बता देता हूं, उन्होंने बात नहीं की ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चीटिंग की दोनों राज्यों में। 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बदले। उत्तर प्रदेश में 1 बार भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में सॉरी नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हो, कितना अत्याचार हो रहा है। बार बार ठाकुरवादी सामंतीवाद चल रहा है। आप, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता, पर योगी आदित्यनाथ जी का सारा एटीट्यूड एंटी ब्राह्मण रहा है। मैं क्यों नहीं बोलूंगा ब्राह्मणों की बात? अगर दूसरी जाति अपनी बात बोलती तो मुझे क्या शर्म और डर है भाई बोलने में? आप ब्राह्मणों को क्या कर रहे हो? कुचल रहे हो उत्तर प्रदेश, कुचल रहे हो। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दे दोनों जगह से। ब्राह्मणों ने वोट दिया, आपने ब्राह्मणों को सड़क पे ला दिया। काशी विश्वनाथ में ब्राह्मणों को सड़क पे ला दिया आपने। अंस्टन यंग को ठेका दे दिया। ब्राह्मणों में नहीं है क्या कुछ भी? आप मुझे बताइए। ठीक है पुरोहित जी और अवस्थी साहब, मैं लौटूंगी। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, जो मैदान जंग में अब खुद नजर आ रहे हैं और लगातार चुनावों के मद्देनजर समीकरणों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पुरोहित जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मैं कह रहा था सारी जातियां सारे वर्ग अपनी उसके लिए आवाज उठाते हैं टीवी पे, तो ब्राह्मण होने में डर किस बात का? निडर होना चाहिए किसी भी पार्टी में हो। ब्राह्मणों के साथ अच्छा हो रहा है तो बोलना चाहिए। ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। उत्तराखंड में तो आपके उत्तर प्रदेश में दिया, एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे दोनों जगह। ब्राह्मणों को वोट इनको चाहिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी अलग ये बात तो मत कहिए पुरोहित जी, ये सुनिए, ये बात तो मत कहिए। आप ही की बात ऊपर रख रही हूँ। ब्राह्मणों का वोट अगर नहीं चाहिए होता तो अभी तक अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर दिया होता। नहीं, ब्राह्मण चाहिए होता तो काशी विश्वनाथ को विदेशी कंपनी को संचालन करने के लिए नहीं दिया होता। पुजारियों की तनख्वाह स्टाइपेंड कुछ भी बोल लीजिए, शब्द वोकैबुलरी का, वो क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने अभी तक? सवर्ण आयोग क्यों नहीं गठित करते? क्यों नहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने? 3 बदले उत्तराखंड में, एक भी ब्राह्मण नहीं बनाया। जबकि ब्राह्मणों के विधायक, कांग्रेस के जो उपाध्याय साहब ने कहा, ब्राह्मण वर्ग के विधायक लेकर के इन्होंने सरकार बनाई। आज ये उससे लुका छुपी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको डर लगता है योगी आदित्यनाथ की ठाकुरवाद से? इसमें क्या बुरी बात क्या है अवस्थी जी? इसमें बुरी बात नहीं है। डर लगता है क्या आपको? आप मुझे बताइए, प्रियंका गांधी धारा 144 लगाने के लिए बात रैली कर रहे हो आप क्यों नहीं हटा दी क्या धारा 144 लखनऊ से? सुनिए वरुण जी, हाँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। भारतीय जनता पार्टी दूसरी ब्राह्मणों हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। अभी इसी समय पे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हैं, पर इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि हमने किसी और धर्म के बातों को नीचे दबाने की कोशिश करी है। हिंदू धर्म ने कभी भी किसी धर्म को नीचे डुबोने के लिए या उससे कोई युद्ध नहीं किया। जो आपने प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदुत्व के मैनिफेस्टो को लेकर आगे बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों का कहीं पर अत्याचार किया जाए। इसीलिए हमारी जो सरकारें हैं, सबका साथ और सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हो रही है। मैं ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्य की बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, अवस्थी साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। आप उनका भी ये बता रहे हो कि वो ठाकुर है। जब कोई योगी बनता है ना, आता है। और एक और चीज बता देता हूं कि वो अपना पिंडदान करके भी आता है। तो कम से कम आप योगी जी को ठाकुर मत बताओ। ये बताना सभ्यता के हिसाब से गलत है। उन्होंने अपना जो जिस स्कूल से आए हैं उसका पिंडदान करके आए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं आता है आपके लिए और हमारे लिए, दोनों लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर जात पात पर बात नहीं करेंगे। कौन ठाकुर है कौन ब्राह्मण है, इस पर बात ना करके हम अगर मुद्दे की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बिल्कुल। उपाध्याय साहब, आपके पास लाना चाहूंगे। आपने दोनों की बातें सुनी। पुरोहित जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे तरीके से ब्राह्मणों के साथ गलत किया है। देखिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ब्राह्मण हाशिए पर है और ब्राह्मण बहुत बड़ा सपोर्टर बीजेपी का रहा है। बीजेपी को वोट किया है। और योगी जी का जहां तक प्रश्न है, ठीक है, वो योगी हैं, लेकिन आपने पोस्टिंग में देखा होगा बहुत सारी जगह जिस तरह से वरीयता ठाकुरों को दी गई, तो ये आरोप निराधार नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टियां ब्राह्मणों को यूज एंड थ्रो। आज सबसे बड़ी दयनीय स्थिति में अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। मंदिरों का अधिग्रहण हो जाता है, उनकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और जितने प्रवक्ता होंगे आप देखेंगे टीवी चैनल पर ज्यादातर ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का भला नहीं हो रहा। फिर भी वो ब्राह्मण की बात करने से, जैसे अवस्थी जी डर रहे हैं, तो ब्राह्मण डरता है ब्राह्मण की बात करने। बिल्कुल, वो कहता है जो हर के वजह तो हर का हो ही। अरे भाई, ब्राह्मण तो हमेशा हरि को बजता है, उसने सबको बजा है, लेकिन सबने बजाया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का जो नाराजगी है वो स्वाभाविक है और दिख रही है। मैं मानता हूँ अजय टोनी जी को बर्खास्त न करना ब्राह्मण वोट की राजनीति हो सकती है,
लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आपने अब तक इलेक्शन से लेके जब से चुने गए हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अब तक ब्राह्मणों के लिए क्या किया, किस तरह का व्यवहार रहा। देखिए, हर जाति उसका आकलन करती है। हम समाजवादी पार्टी के लिए क्यों कहते हैं कि M+22 यानी यादव उनका एक फिक्स वोट बैंक है। अब कांग्रेस के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं रहा था। यानी देखिए, मुस्लिम भी खिसक गया था, ब्राह्मण भी खिसक गया था, तो वहां उन्होंने कोशिश की है जो आधी आबादी है महिलाओं के नाम पर। और मुझे अच्छा लगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अब सक्रियता दिख इससे रही है पहले क्या कांग्रेस होता था, देखिए इससे पहले क्या होता था मुस्कान, जब इलेक्शन आता था तभी 2-4 रैलियां होंगी और तभी ये सब कुछ किया जाएगा, उसके बाद शांत बैठ जाएंगे। पहली बार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस भी अपना एक स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित कर रही है। और चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे महिला पर अत्याचार का मामला हो, हर जगह कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बिल्कुल, लेकिन और पुरोहित जी, बिना मैं गठबंधन के- रोकूंगी उपाध्याय साहब, लेकिन पुरोहित जी ये जो बात कही है उपाध्याय साहब ने, इस पर आपको मंथन की जरूरत है। आपकी सक्रियता दिख रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसको बरकरार रखना भी आपके हाथ में है फिलहाल। देखिए मुस्कान जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। उपाध्याय साहब तो वरिष्ठ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। महिलाओं को अगर किसी ने हिंदुस्तान में उनका उत्थान करने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जैसी, सारी दुनिया ने लोहा माना। कांग्रेस ने, आप देखिए, राजीव गांधी जी के जमाने में पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके महिलाओं को उसमें ताकत दी। आज महिला पंच, सरपंच, प्रधान बनती है गांव में, उनके हाथ में बागडोर आई है। ऐसे ही प्रियंका जी ने भी 40% जो बात की, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आप 40% को कर दीजिए आरक्षण विधायिका में। क्यों नहीं कर देते हैं आप? विधायिका में आरक्षण कर दीजिए, आप लड़ाई जीत जाएंगे। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम सरेंडर हो जाएंगे। आप 40% आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते महिलाओं को विधायिका में? क्योंकि 40% सांसद हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे महिलाओं के हाथ में। वैसे भी महिला ही चलाती सारी चीज देश को। आप टीवी पे भी आप ही चला रही हो मुस्कान जी, उसमें क्या बुरी बात है भाई? महिलाओं को मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर आना होगा पुरोहित जी कांग्रेस को। ये बात तो वाजिब है ना, ये बात तो वाजिब है कि मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर तो आना होगा। अभी आपको कोई वोट नहीं, अभी आपको कोई वोट नहीं दिख रहा है तो आप महिलाओं को साध रहे हैं। अगर आपको कोई वोट नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, नहीं पुरोहित जी, कोई वोट नजर नहीं आ रहा है, आपको पता है कि यादव जाएगा समाजवादी पार्टी के पास, मुस्लिम वोट बैंक वैसे ही बढ़ चुका है, तो उसके बाद आप साधेंगे ना महिलाओं को? ये भी तो राजनीति हुई ना एक। वोट नहीं, राजनीति नहीं, वोट देकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, आप वोट तो लेने का प्रयास करोगे ही। आप सारे सब तरह से अपना दिमाग लगाओ, सब पार्टियां लगाएंगी। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, आप प्रयास करेंगे वोट लेने का, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं प्रयास हुआ, ये भी तो सवाल है ना। महिलाओं का मुद्दा आप अब उठा रहे हैं, कब उठा रहे हैं? जब उत्तर प्रदेश में महिलाएं बीजेपी राज में सुरक्षित नहीं है, ये बात सबको पता है, उस समय आप महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं उठाया आपने? कई बार ऐसी चीजें देखिए, अभी हाथरस कांड जब हुआ उस समय आप वहां पर थे, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब ऐसी हिंसाएं होती है तब कांग्रेस नहीं जाती है। महिलाओं का अगर आपको मुद्दा उठाना है तो बराबर उठाइए ना। प्रियंका गांधी जी हाथरस जा रही थी, इन्होंने रोक लिया। जब गई थी इन्होंने अरेस्ट कर लिया, इलीगल अरेस्ट किया उनको। आप बताइए क्या नहीं किया? मैंने बताया आपको, आजादी के बाद राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री बना रहे हैं, नहीं दिए। 498 लगाया, दहेज हत्या होती थी, अमेंडमेंट किया क्रिमिनल लॉज में। क्यों किया? इंदिरा गांधी ने किया। आप मुझे बताइए, इनके आरएसएस की बात कर रहे थे, एक भी महिला अध्यक्ष है क्या? बीजेपी की महिला अध्यक्ष है क्या? प्रधानमंत्री महिला राजस्थान में कब बना रहे हैं महिला मुख्यमंत्री? मैं, आप पुरानी बात करें, पहले क्यों नहीं उठाया? इसलिए तो मैंने आपको 70 साल का बताया। कांग्रेस जब आई, कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला लाई, ऐसा अमेंडमेंट किया कानून में कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिली, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। आज मुझे बताइए, योगी जी के पास वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? ठीक है, वो बता रहे हैं अवस्थी साहब बता रहे हैं, आपको बता दीजिए अवस्थी साहब जी। दो चीजें बात कर रहे हैं आप। पहला, आपने कहा कि महिलाएं सेफ नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। एक तो वहीं सुधार लो, आप वहीं पे रहते भी हो। अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए थे, वो भी याद होंगे आपको। उत्तर प्रदेश उसमें महिलाओं के लिए असुरक्षित है, ये बात आप मान लीजिए। राजस्थान में उत्तर प्रदेश में भी होंगे, कांग्रेस की नकल होगी सब। 1950 के बाद, देश की आजादी के बाद, कांग्रेस ने हर चुनाव में ऐसी कोई पॉइंट निकाला जिससे कि वो चुनाव जीत जाए। जब उनको लगा कि कश्मीर को अलग रखकर, मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर
चुनाव जीते जा सकते हैं तो कुछ साल उन्होंने उससे चुनाव जीते। जब उनको लगा कि हम किसी और तरीके से जीत सकते हैं तो उन्होंने वो तरीका लेके आया। जब उनको लगा इमरजेंसी लगा के हम सत्ता पे रह सकते हैं तो उन्होंने वो भी लगाई। अब सब जितने भी उनके तीर थे वो सब निकल गए। अब वो क्या करें? मैं तो ये जानता हूं कि भारत में कोई एक भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई एक पूरी राष्ट्रीय पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है। और समस्या क्या है कांग्रेस की कि एक भूमिका में बड़ा कांग्रेस को नेतृत्व नजर नहीं दे पा रही है। अवस्थी साहब, उसके बाद भी आप कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका में देखते कहाँ हैं? ये तो बता दीजिए आप। कांग्रेस आपको कभी भी सुझाव देती है तो आप कहाँ मानते हैं? अभी आपने एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स की बात की। नहीं मान रहे। अभी सुनिए, अरे कांग्रेस कांग्रेस के लोग ही नहीं मान रहे हैं। हाँ। हम ये देखिए, जब मेरा विपक्ष, जब भी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष मजबूत होगा तो देश का विकास होगा। अब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जो कहते हैं वो प्रियंका गांधी मानती नहीं है। ये दोनों लोग भी तय हो जाते हैं तो G23 नहीं मानता है इनसे। G23 भी मान जाता है तो बघेल साहब, आज भी छत्तीसगढ़ में झगड़ा चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा। यहां तो और पंजाब में हालत खराब है। एक जो मुख्यमंत्री बनाया गया और एक जो अध्यक्ष बनाया गया, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए अनशन में बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस की अपनी जो अंतर्कलह है वो उससे ऊपर निकल नहीं पा रही है। अच्छा, ऊपर निकल भी आए तो राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता। कोई बिल के ऊपर बोल नहीं पाते हैं, कोई बिल के ऊपर बता नहीं पाते हैं। अभी उन्होंने जयपुर में जो भाषण दिया, मैं वरुण जी आप शायद उस रैली में हो गए, उन्होंने जो आगे आगे लिख के दिया गया था वो तो अच्छा पढ़ दिया उन्होंने, वहां तक ठीक था। जो उनको नहीं पढ़ना था, नहीं बोलना था, वो जाके उन्होंने बोल दिया। अब वही हंसी मजाक हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि विपक्ष को अच्छी भूमिका लगानी है तो कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छे नेता हैं, उनको तो आगे लाओ, उनको तो सामने बोलने दो। आप बोलने नहीं दे रहे हो। आपको लगता है कि यदि बड़े नेता आ जाएंगे, कोई नया अध्यक्ष बन जाएगा कांग्रेस का, तो ये लोगों का एक छत्र राज्य निकल जाएगा। इसके कारण आप अच्छे नेता ला नहीं रहे हो। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि किस तरीके से आपने सीताराम केसरी के कपड़े फाड़ के कमरे से निकालकर सोनिया गांधी जी को उस कुर्सी पे बैठाया था और सीताराम केसरी को कार्यालय के बाहर जमीन पे फेंका था। ये ठीक है, पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पार्टी का व्यक्तित्व है। पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। पुरोहित जी। मुस्कान जी, अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया सीताराम जी केसरी का। केशुभाई ठाकरे, काशीराम राणा के साथ आपने क्या किया, अडवाणी जी के साथ आपने क्या किया। ये चीजें देखिए, राजनीति में कांग्रेस की पार्टी की आप सारी बातें कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी में ये होती है डेमोक्रेसी। आप मैं किसी के खिलाफ बोल सकता हूँ, आप मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल लूं, फिर आप भी बोल लीजिए। मैं राहुल गांधी बोल दूं, फिर भी पार्टी में रहूंगा और अच्छे पद पे भी रहूंगा। आप रह सकते हो मोदी जी के खिलाफ बोल के। अब मुझे बताइए, 10 साल हो गए, मोदी जी के अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपका? आप नहीं बता सकते हो। ये चीजें जो है, ये गांधी परिवार को टारगेट करना, कांग्रेस की कमजोरियां ढूंढना। कांग्रेस कमजोर हो गई इसीलिए तो आप सत्ता में हो। कांग्रेस कमजोर नहीं थे, आप सत्ता में कैसे होते? ये चीजें तो सभी को पता है। लेकिन आप बार बार जो टारगेट गांधी परिवार को करते हो ना, दैट इज रॉन्ग। किसी भी परिवार को आपके परिवारवाद नहीं है क्या? कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, वसुंधरा जी, गिनती पड़ी है आपके। तो दूसरे को इस चीज पे, आप जब जिस चीज पे आप क्लियर हो, आप दूध के धुले हुए हो, उस पे आप टारगेट करो। मैं मानूंगा टीवी के ऊपर आपकी बात। पर आपने अडवाणी जी को क्या कर दिया? आप सत्ता में अडवाणी जी की रथ यात्रा की वजह से आए हो। मोदी जी नहीं लाए विज्ञापन करके, इवेंट मैनेजमेंट करके। अडवाणी जी लाए, उनका क्या हाल कर दिया? क्यों नहीं राष्ट्रपति बनाते हो? मैं कहता हूं उनको कांग्रेस ही होकर कह रहा हूं, उनको राष्ट्रपति बनाइए। सम्माननीय, आदरणीय, आजादी की पहले के जितने लोग हैं आदरणीय, सम्माननीय, उनकी वजह से आज हम मौजूद हैं। आप उनको उनको क्या कर दिया आपने? आज उनका क्या हाल? लोग आज भी अडवाणी जी को, बीजेपी को नहीं पूछते हैं, अडवाणी जी को लोग पूछते हैं। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया। कर दिया। उपाध्याय साहब। देखिए, सभी अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। कौन किसको कितना प्यार देता है। अवस्थी जी ने जो कहा कि भी कांग्रेस ने सीताराम केसरी को निकाला, उन्होंने कह दिया अडवाणी जी को निकाला। तो जनता जानती है कि जनता ने सब देखा है, सबको देखा है, सबको परखा है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। राजनीति में ये सब जो चल रहा है, ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। और इसीलिए जो जनता के मुद्दे हैं वो दब कर रह जाते हैं। जनता की जो अपेक्षाएं, आशाएं सरकारों से होती हैं, वो उनको दरकिनार करते हुए अपने एजेंडे पे आगे बढ़ जाती हैं। और वो गरीब, वो किसान, वो मजदूर, वो युवा जो रोजगार चाहता है,
मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, बीमार दवा मांगता है। उसकी बात नहीं होती है। कोई कहेगा परिवारवाद है, दूसरा कुछ कहेगा। क्यों कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व है कि वो जनता के मुद्दों को उठाएं, जनता के मुद्दों पर काम करें, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। चंद पूंजीपतियों का विकास हो जाना देश का विकास नहीं हो सकता। मान लीजिए आप विकास की बात करते हैं, 5 जो धनी आदमी है उनकी पूंजी बढ़ जाती है, उनका विकास हो जाता है, समाज का अंतिम व्यक्ति देखता रह जाता है। बिल्कुल। और उपाध्याय साहब देखिए ना, हाल ही में अभी इनइक्वालिटी के आंकड़े आए थे, असमानता के आंकड़े आए थे, जिसमें भारत जो है वो कहीं ना कहीं टॉप कर रहा है असमानता के मामले में। देखिए दिख रहा है। आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी की धारणा बन गई है। आप देखिए इस कोरोना काल के अंदर नोटबंदी में जहां विषम परिस्थितियां आई, वहां चंद पूंजीपतियों की पूंजी डे बाई डे बढ़ती रही। बिल्कुल। और गरीब जो अपना मजदूरी करके पेट पालता था, उसकी मजदूरी पर कहीं ना कहीं आघात लगा, चोट लगी, और वो पैदल अपने घरों तक गया। विपक्ष उस बात को नहीं रख पा रहा, बात एक अलग है, लेकिन वो दर्द उस मजदूर ने, उस किसान के बेटे ने झेला। वो पैदल गया, कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये सब चीजें लोकतंत्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मान लीजिए कोई भी आप योजना लाते हैं, मान लीजिए नोटबंदी थी, जीएसटी थी, लॉकडाउन भैया आपने लगा दिया, तो देखिए ध्यान आपको उस अंतिम व्यक्ति का, समाज का। और अंत्योदय योजना थी वो यही थी कि विकास जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो विकास बेईमानी माना जाए। बिल्कुल। और अभी अगर एक ऑफ पॉइंट बात कर लें उपाध्याय साहब, तो ये भी देखिए ना, मैं अगर गिनती ना करूं तो मेरे हिसाब से पिछले करीबन 1 से 1.5 महीना हो गया पेट्रोल डीजल के दाम अब भी नहीं बढ़े हैं। देखिए ये भी एक विडंबना होती है कि जब इलेक्शन आते हैं तब नहीं बढ़ता है, जैसे इलेक्शन चले जाते हैं वैसे स्पीड के साथ बढ़ जाता है। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। देखिए कहने को अवस्थी जी उसे ठीक है क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन तब ये था कि भी डॉलर का मूल्य घटता बढ़ता है, रुपए का मूल्य घटता है तो देश का सम्मान घट जाता है। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है? पेट्रोल डीजल के रेट जब बढ़ते थे तो आप कहते थे कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, पड़ोस में सस्ता है, हम आएंगे। क्या हो क्या रहा है? और ये वही बीजेपी है जो मैं देख पा रही हूँ उपाध्याय साहब, ये वही बीजेपी है जब कांग्रेस के राज में यही लोग एलपीजी के सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन करते थे, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे ये महंगाई के खिलाफ। अब मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब। प्याज की माला गले में लटका के जाते थे, बिल्कुल, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्रदर्शन करते थे। लेकिन मुस्कान विपक्ष में उतनी ताकत नहीं है आज कि वो महंगाई के मुद्दे को, जनता के मुद्दे को, चाहे ये बात वाजिब है आपके उपाध्याय साहब। विपक्ष उस समय में जब बीजेपी थी ना, बीजेपी अगर विपक्ष की भूमिका में थी तो बीजेपी वहां भी सक्रिय थी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा पुरोहित साहब, अभी देखो, आप ही देख ही लीजिए, आप विपक्ष की भूमिका में कहाँ सक्रिय है कांग्रेस का, कहीं भी सक्रिय दिख नहीं रही है। 1-2 बार दिखता है आपको महंगाई के लिए, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद आपका प्रदर्शन खत्म। अरे मुस्कान, और तो जहां बीजेपी जिस पिच पर खिलाना चाहती है विपक्ष उसी पिच पर खेलना शुरू कर देता है, वहां नाचना शुरू कर देता है। मैं तो ये कहूंगा, बिल्कुल, जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी लाना चाहती है कांग्रेस के राहुल गांधी ने वहां राजस्थान में जाकर महंगाई की बजाय हिंदू और हिंदुत्व को वेरीफाई करना शुरू कर दिया। वहां पेट्रोल डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, ये कहां थे? ये अब की जो कांग्रेस है वो अपने मुद्दों पर क्यों नहीं चल रही है पुरोहित जी? देखिए मुस्कान जी, हम महंगाई के खिलाफ रैली करना चाह रहे थे दिल्ली में, अमित शाह जी गृह मंत्री के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, परमिशन नहीं दी, डर के मारे ऑनगोइंग संसद हमने जयपुर में करी, जबरदस्त रैली, जबरदस्त जन आक्रोश। पुरोहित जी आपको सुनिए, मैं बताऊंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की भी परमिशन नहीं थी ना, ली ना आपने, किसी भी तरीके से लड़ झगड़ कर आप गए ना वहां पर। जब इन मुद्दों में आप जा सकते हैं तो प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते आप करिए तो सही सरकार के खिलाफ, क्यों नहीं सुनेगी सरकार आपकी? मुस्कान जी जो आप कह रहे हो हाथरस वहां जाने के लिए कहीं नजर नहीं आया। जब लॉकडाउन था, मजदूर सड़क पर मर रहा था, पैदल चल रहा था, रेल के नीचे कट रहा था, विपक्ष कहीं कोई आवाज नहीं दे रहा था। सिंबॉलिक आवाज देना एक बात अलग है, बिल्कुल, लेकिन उस मजदूर के साथ जो रेल की पटरी के नीचे कट रहा था, जो सड़क पर पैदल जा रहा था,
जो बेटी अपने बाप को साइकिल पर ले जा रही थी। विपक्ष कहीं राहुल गांधी ने हर मुद्दे पे आवाज उठाई, हम चाहे उनके लिए कुछ भी कह दें। ये ट्रंप की सरकार बना रहे थे, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम कर रहे थे, राहुल गांधी ने उस समय भी उठाई कि भाई सिर्फ आवाज उठाने से क्या होगा? आवाज उठाने से क्या होगा पुरोहित जी? सुन तो लो आप, मुस्कान जी आप सुनना नहीं चाह रहे हो। सुनाइए, चलिए आप सुनाइए। डेमोक्रेटिक मेरी बात में, ये जो प्रदर्शन करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस से अलग आदमी अलग हो, उसको जेल में डालते हैं, मुकदमे लगाते हैं। कांग्रेस के राज में हमने इनके ऊपर मुकदमे नहीं लगाए, स्मृति ईरानी जी और उन पर, भाई प्याज की क्यों आप माला पहन के घूम रहे हो, सिलेंडर लेके क्यों दिल्ली की सड़कों में डांस कर। आज आप करते हो, तुरंत मुकदमे लगते हैं, तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। कितने पत्रकारों को 7.5 साल में इन्होंने जेल में डाला, ये आप खुद आंकड़े जानती होंगी। हमने महंगाई खिलाफ रैली की परमिशन इन्होंने नहीं दी, अमित शाह खुद आके जयपुर में रोड शो कर गए। हमने जयपुर में रैली करी, हमने क्या करी, जनता ने करी, जन आक्रोश था, लाखों की तादाद में लोग आए। आप जो बात कह रहे हो, मैं अब आ रहा हूं कांग्रेस बीजेपी दोनों की यूनिवर्सल बात पे, बीजेपी वाले नहीं कर सकते। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि पेड़ पे पैसे लगते हैं क्या, दालें महंगी हो गई तो मटर की दालें खाइए, जनता को चुभ गई, जनता ने कांग्रेस को साफ कर दिया। मैं तो ये नहीं बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या, रोटी रोजगार की जगह चाय पकौड़े तल लो, ये कर लो। आप कोई भी अपने घर के किसी लड़के लड़की को कह सकते हो पढ़ाई लिखाई करके कि आप पकौड़े तल लो? ये चीज इनको खुद को समझनी चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनकी आर्थिक नीतियों से सहमत नहीं था, आज भी नहीं हूं, लेकिन आप नहीं कह सकते मोदी जी की आर्थिक नीतियों से आप सहमत हो, कैसे सहमत हो? आपकी हिम्मत नहीं है ये बात कहने की। आप पहले आम आदमी बनो। ये डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के राज में ये डेमोक्रेटिक राइट्स आदमी के दबाए नहीं जाते। आज लोकतंत्र को आप खत्म करने पे लग रहे हो। आज आप दिल्ली में परमिशन क्यों नहीं दी आपने? आप डर रहे थे, ऑनगोइंग पार्लियामेंट चल रही है, वहां ऐसी बड़ी रैली हो जाती तो आपकी चूल्हे हिल जाती, पहले ही किसानों ने हिला दी, इसलिए आप डर रहे हो। आप डरोगे, जितना जनता आपको भगाएगी, मैं बता देता हूँ। कांग्रेस आती है नहीं आती है, ये डर की बात पुरोहित जी, जनता की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। ये डर की बात कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में दिखाई दे रही है। मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब, ये डर की बात कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिखाई दे रही है। अगर आप इन चीजों से डर गए, आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो जनता की आवाज क्या उठाएंगे आप? प्रियंका गांधी डरती तो उत्तर प्रदेश में जा जाके अरेस्ट नहीं होती बार बार। अरे तो वही तो मैं कह रही हूँ पुरोहित जी, जब उत्तर प्रदेश में जाकर आप अरेस्ट हो गए, वहां पर आपको चुनाव दिख रहे थे क्या? सिर्फ इसीलिए गए? नहीं, चुनाव क्यों? जयपुर में सारे नेता जेल में थे, परमिशन नहीं देगा, राजनीति बंद कर दी थी। परमिशन तो वहां की भी नहीं थी आपको पुरोहित जी, परमिशन वहां की भी नहीं थी आपको। कल भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लाठियां खाई है। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई के लड़कों के सिर फोड़े इन लोगों ने। तो ये चीजें जनता देख रही है पुरोहित जी, ये चीजें जनता देख रही है, और जनता खुद जवाब देगी बीजेपी को। लेकिन फिलहाल ये बात तो आप पे डर की बात तो आप पर साबित हो रही है। जिस तरीके से आपने ये बात कह दी कि ये प्रदर्शन अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां भांजते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये तो डर की बात हो गई। जनता की आवाज किस तरीके से उठाएंगे आप? खिलाफ जो काम कर रहा है उसकी बात। ठीक है, मैं अवस्थी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी मैं जाना चाहूंगी। अवस्थी जी, उपाध्याय जी ने एक बात कही कि गरीबों को ध्यान नहीं दिया गया। उपाध्याय जी बड़े वरिष्ठ हैं और उनको याद होगा कि इससे पहले भारत में जब भी महामारी आई, चाहे वो प्लेग की रही हो या हैजा की रही हो या कोई और महामारी रही हो, जितने लोग बीमारी से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग भूख से मर गए। और मैं यहाँ पे चैनल पे सभी विद्वान लोग हैं, मैं सबको नमन करता हूं कि पूरे भारत में एक व्यक्ति भी भूख से मरा हो। प्रधानमंत्री जी ने 1,10,000 करोड़ की प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत सबको फ्री अनाज दिया। ठीक है, ये बात आपकी वाजिब है। मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी अवस्थी जी, मैं लौटूंगी, आप ही से चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी साहब, आप अपनी बात पूरी करें। बात कही कि आज से पहले जब भी इस तरीके की कोई महामारी आई, वैसे ये सबसे बड़ी महामारी थी, विश्व की सबसे बड़ी महामारी थी, और एक ही टाइम में पूरे विश्व में आई। पहले क्या होता था, कोई महामारी ऑस्ट्रेलिया में थी, कभी कहीं किसी और कंट्री में थी, कभी भारत में रही, पर ये एक ऐसी बीमारी रही, महामारी रही कि पूरे विश्व में एक ही एट ए टाइम रही। उसमें भी किसी को हमने भूखा नहीं मरने दिया। 1,10,000 करोड़ मेरे पास डाटा है, इसमें पैसा
खर्च किया गया और सबको अन्न दिया गया और मार्च तक इसको और बढ़ाया गया है अभी। दूसरी चीज, जब कोई भी बीमारी विश्व में आती थी तो उसके लगभग 20 साल 30 साल या 40 साल बाद भारत में अपना टीका बनता था, या तब तक हम दूसरे लोगों के पर डिपेंडेंट रहते थे कि भैया टीका जब हमको दोगे तब हम अपने लोगों को इलाज करेंगे। आप देखिए कि यदि 14 दिसंबर को अमेरिका में पहला टीका लगा, वैक्सीन लगी, तो 16 जनवरी को भारत में पहली वैक्सीन लगी। और जब वैक्सीन लगी तो विपक्ष के लोगों ने क्या कहा कि भैया ये वैक्सीन मत लगाना, इसमें पता नहीं क्या है, इसके टेस्ट पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, कहीं लोग मर ना जाएं, और कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है। यही सब चीजें तो आपने आज से कुछ 8-9 महीने पहले देखी हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके इन सब लोगों ने क्या चिल्लाया कि भाई हमको बाहर से वैक्सीन मंगा के दो, हम नहीं लगाएंगे, यहां लोग मर रहे हैं, कुछ तो करो। पर आज 133 करोड़ वैक्सीन लगाकर, 133 करोड़ वैक्सीन, उपाध्याय जी, हम यहां बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पुरोहित जी बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति हैं, बड़े जानने वाले व्यक्ति हैं, और इनको मैं मानता हूं कि ये सही बात को सही बात कहते हैं। अभी पीछे परसों उन्होंने एक चैनल पे कहा कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनको और आगे जाना चाहिए कांग्रेस में। ये साफ बोलने वालों में है, ये कई बार राहुल गांधी जी को भी बोल देते थोड़ा पीछे रहो। मैं ये कह रहा हूं कि जो सही बात है, भारत 135, 140, 145 करोड़ की जनता है, और यही लोग कह रहे थे कि पूरे भारत को वैक्सीनेशन करने में 5 साल लग जाएंगे। आज 133 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने के बाद ये कहा था हमने कोर्ट में कि इस साल के आखिरी तक हम मैक्सिमम लोगों को लगा देंगे। आज लोगों को ढूंढ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप वैक्सीन लगाओ। देश के विकास को नहीं देख पा रहे ये लोग। यदि मैं विपक्ष में थे हम लोग, तो हमने विपक्ष का दायित्व तो पूरा किया था, और आज यदि पक्ष में है तो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। चाहे वो आस्था का विषय हो, चाहे सभी विकास का विषय हो। लेकिन महंगाई के विषय पर डंका नहीं बजा पाए ना, महंगाई के विषय पर तो नहीं डंका बजा पाया अवस्थी साहब। आप विपक्ष में रहकर, सुनिए अवस्थी साहब, आप विपक्ष में रहकर प्रदर्शन किया आपने, बहुत अच्छा। विपक्ष में रहकर आपने जनता की बातें सुनी, उनके लिए प्रदर्शन किया, उनके लिए आप सड़कों पर उतरे, और आज खुद सत्ता में आकर उनको सड़कों पर उतार दिया आपने। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बताता हूं, जुलाई 2013 जब उसका डाटा है, आप गूगल करके देख सकते हैं, 15.6 इन्फ्लेशन रेट था, और अभी का इन्फ्लेशन एवरेज रेट 4.62 है। जुलाई पेट्रोल डीजल महंगा 2013 में, देखिए मैं आपका जो जुलाई 2013 में जो इन्फ्लेशन रेट से आज बहुत कम है, और उस समय पर जो एलपीजी का रेट नॉन सब्सिडाइज 1241 रुपए था, आज नॉन सब्सिडाइज 891 रुपए है। मैं हर चीज की तुलना कर सकता हूं यहां बैठ के, और महंगाई के मुद्दे पर मैंने सभी चैनलों में बात किया है, इंक्लूडिंग आपके चैनल पर। आप विषय तो लाइए, और या कहने से कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है, कुछ नहीं हो सकता। कहने से नहीं, महंगाई दिख रही है अवस्थी साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप देखकर अनदेखा कर रहे हैं इसका मतलब चीजों को। उपाध्याय उपाध्याय जी, आप ही जरा बता दें, क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है क्या? मैं आप महंगाई बढ़ रही है, अवस्थी जी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। जब 140 145 पर बैरल था रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, तब भारत में पेट्रोल डीजल किस रेट में बिक रहा था? आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पर बैरल के जो रेट है वो क्या है, और भारत में पेट्रोल डीजल किस रेट पर बिक रहा है? इसका जवाब देता हूं मैं। आप इसको जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल जस्टिफाई करूंगा मैं आपको जी। उपाध्याय जी सुनिए, जब ये 145 रुपए का था, तब भारत के अंदर जो रोड बन रही थी वो एक दिन के अंदर 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर मैक्सिमम बनती थी, और आज भारत में एक दिन के अंदर 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर बनती है। तो एक दिन के अंदर जो खर्चा है हमको वो ज्यादा चाहिए। ये एक्सपेंसेस वर्सेस अर्निंग पर डिपेंड करता है, और आप समझ रहे हैं देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है। सड़क की बात की आपने अवस्थी साहब, सड़क की बात की आपने सड़क की बात की। मैं उपाध्याय साहब, डीजल महंगा है या नहीं है जी, आप रोड पे चले गए। मैं लौटूंगी आपके पास उपाध्याय साहब। सड़क की बात की है ना अवस्थी साहब आपने, अवस्थी साहब सड़क की बात की ना। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में याद होगा आपको, आप ही की बीजेपी विधायिका थी जो सड़क का उद्घाटन करने गई थी, नारियल सड़क का उद्घाटन करने के लिए नारियल तोड़ने की कोशिश की उन्होंने और सड़क ही तोड़ दी।
मुस्कान ये जी, तो सड़कें बन आपने रही हैं, एक ये विकास इंसिडेंट है। देखकर- ठीक है वसीम साहब, सुनिए, पुरोहित जी भी विकास कुछ ये नहीं कहना है। चाह रहे हैं। आपको दिल्ली से मेरठ जाने में 1 घंटा लगता है, आपको इतने बड़े बड़े चीजें कॉरिडोर नहीं देखकर दिखाई दे अनदेखा रहे। नहीं कर सकते आपको ना क्या अवस्थी दिख साहब, रहा हम है? चीजें देखकर एक अनदेखा नारियल नहीं से कर रोड टूट सकते। गई। चीजें अरे देखकर साहब, अनदेखा नहीं कर सकते मुस्कान आप। जी, ये आंखें क्या खोल के क्या गुणवत्ता देखिए। थी उस सड़क की, क्या गुणवत्ता थी? आप अरे सड़क की कोई बात हो कर रहे सकता हैं, क्या है, गुणवत्ता थी उस सड़क हो की? सकता है कि कोई रोड ठीक ना बनी हो। मुस्कान जी, हो सकता है कि कोई रोड ठीक ना बनी हो। अभी अभी पर खबरें आपको तो ये भी दिखाई नहीं निकल दे रहा कर किस सामने आ तरीके रही है, से? अभी अभी एक्सप्रेसवे का जो आपको उद्घाटन किया है उसका भी काम अभी आधा है, वो हाँ। भी पूरा नहीं हुआ है पूरे तरीके क्यों से। नहीं? कोई काम क्या कभी खत्म हो जाएगा? काम चलता रहेगा, उद्घाटन हो जाएगा, रोड चालू हो गई है, काम आगे भी सतत चलता रहेगा। आप जाके त्रिपुरा में देखिए, 120 फीट की रोड बनी हुई है, आपको दिखाई नहीं देता। आपको वो एक छोटा सा नारियल से रोड टूटी हुई दिखाई देती है। यही ये बात है, एक आपका छोटे से देखने का नारियल से रोड नजरिया टूट है। गई, ये देखने का रोड टूट नजरिया है गया। आपका, यही और तो कुछ बात है, नहीं। यही तो बात है नहीं, वसीम साहब। एक इतना सा नारियल, मैं नजरिया समझना है चाहूंगी, आपका। क्या नारियल का लोहे का था क्या? लोहे का नारियल नहीं। तोड़ने की कोशिश कर रहे थे क्या वो, जो मुस्कान इतना जी, मजबूत जब नारियल हो पूरे गया कि देश के आपकी अंदर- सड़क ही टूट गई? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुनिए, पुरोहित जी पूरे- बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, समय की भी कमी है। पुरोहित जी। मुस्कान जी, अवस्थी जी बहुत विद्वान और इनको एक्सपीरियंस भी है बिजनेस का भी, सब तरह से। इनका परिवार भी बड़ा विद्वान है सब इनके। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, लेकिन हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो आप अपने खुद ने पूछी, अब वो उपाध्याय जी ने भी उस पर फोकस किया। ये लोग, इनके ये डेमोक्रेसी नहीं है ना, तो बोल नहीं सकते हैं। सबको पता है महंगाई है, और ऐसी महंगाई, रोटी रोजगार, लोगों के भुखमरी हो रखी है, लोग परेशान है, मिडिल क्लास तो पूरी तरह सैंडविच हो गया है। अब इन्होंने कंटेंशन दिया, साहब हाईवे बन रहे थे। अरे भाई, हाईवे बन रहे थे तो क्या हमारे पेट की रोटी छीन छीन के हाईवे बनाओगे? हमको ऐसे हाईवे चाहिए नहीं। पहले रोटी, आदमी को रोटी रोजगार चाहिए कि हाईवे चाहिए? हमारी दाल रोटी पूरी हो जाएगी, बच्चों को दूध पीना मिल जाएगा, उसके बाद ही तो आप हाईवे बनाओगे। आप कहते हो कि ठीक है 10 साल तक भूखे मरो, हम पहले एयरपोर्ट बना देंगे वहां जेवर में। भाई, ये चीजें भारत की जनता के काम की नहीं है। सबसे पहले रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसके बाद आपका रोजगार क्रिएट होंगे। अरे भाई, गांव में किसान को एक सिंगल रोड भी चल गई, काम चल जाएगा, कच्ची पगडंडी से भी चल जाएगा। हाईवेज में तो कितनी फर्टाइल लैंड चली जाएगी। वो जो ये, अब मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे अवस्थी जी, फिर सुन लो। ये सारा जो रगड़ा शुरू हुआ हिंदुस्तान में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की थ्योरी से हुआ है, निजीकरण से हुआ है। अब आप निजीकरण करते जाओगे रेलवे एलआईसी का, तो रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे? लाखों लड़के लड़कियों को रोजगार अनुसार रेलवे एलआईसी देती है, वो जीरो हो जाएगा। आप इसको कॉन्सेप्ट को विदेशी कॉन्सेप्ट से हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट को मत मिलाइए। मैं मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का इसीलिए विरोधी रहा हूं। आप भी 138 करोड़ आदमी को जब आपके रिसोर्सेज का, मैं कैसे रोटी खिलाओगे? क्या हवाई जहाज से रोटी खिलाओगे, हाईवे से रोटी खिलाओगे, मोबाइल से रोटी खिलाओगे? ये कंटेंशन नहीं चल सकता है। ठीक है, ठीक है। समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। अवस्थी साहब, उपाध्याय जी और पुरोहित जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मैदान जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अभी आपने पूरी डिबेट में सुना किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। क्या इन समीकरणों को एक बार फिर से बदल पाएंगे और 2014 की तरह क्या एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आ पाएगी 2019 की तरह सरकार? ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।